Good morning, students. In the previous lecture, you got a brief idea about the different dynasties which ruled during the period of the Delhi Sultanate, that is, during the beginning of the Turkish rule in India, and the names of Sultan who ruled during that period of time. We also studied about the sources for the Sultanate period. Now, let us study in detail about the dynasties during the Delhi Sultanate and their rule. The first dynasty that came to power was the slave dynasty. स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से 1290 एडी तक इंडिया पर रूल किया था. स्लेव डायनेस्टीज के रूलर्स को स्लेव्स या तो मामलुक सुल्तान्स कहे जाते थे. मामलुक इन अरेबिक मीन्स ओन्ड. स्लेव डायनेस्टीज के अर्ली सुल्तान्स स्लेव्स थे, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और हार्डवर्क की वजह से उन लोगों ने धीरे धीरे पावर और पोजीशन पा लिए. स्लेव डायनेस्टीज के कई सुल्तान्स हाईली एजुकेटेड थे. वे वॉर टेक्निक्स में भी एक्सपर्ट्स थे. दे वर ऑल्सो अवेयर अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर, कंट्रोल ऑफ आर्मी एंड कोर्ट पॉलिटिक्स एज वेल. Qutbuddin Aibak. He was the first Sultan of the Delhi Sultanate and he ruled from 1206 to 1210 AD. मोहम्मद घोरी जब इंडिया में आया तब उसने इंडिया के कई सारे टेरिटरीज कैप्चर किए. इंडिया में कैप्चर टेरिटरीज का इंचार्ज उसने अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया. But as destined, Muhammad Ghori was killed on his way back home. As a result, कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद घोरी का वाइसरॉय था, उसने दिल्ली पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया. उसने दिल्ली कैप्चर किया और वहाँ का फेमस राय पिथोरा फोर्ट को अपना नया. इसके साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर बन गया. एंड दिस न्यू किंगडम इज डिस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री एज द दिल्ली सल्तनत. कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत उदार और दयालु था. ही वॉज ऑनर्ड विथ द टाइटल ऑफ लैक बख्श और गिवर ऑफ लैक्स. उसको ये टाइटल से नवाजा गया था क्योंकि वह काफ़ी धन का दान करता था. The second ruler of the slave dynasty was Shamsuddin Iltutmish, who ruled from 1210 to 1236 AD. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान बने. थ्रोन पर आकर उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किए, but he dealt with it strongly. उन्होंने कई रिवॉल्ट्स क्रश किए, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाई और एक स्ट्रॉन्ग सल्तनत का रूल एस्टैब्लिश किया. He sent expedition against the rebel Rajputs at Gwalior, Ranthambore, Bayana and Jalore. Rajput rulers of Ujjain and Ranthambore were defeated by him. He also recovered Gwalior and Bayana from them. उसने, in other words, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के इनकम्प्लीट टास्क को कंप्लीट किए और इसी वजह से उन्हें दिल्ली सल्तनत के एक्चुअल फाउंडर कहा गया है. Iltutmish had many sons, but he did not consider any of them as his successor. He made his daughter Razia the Sultan of Delhi. She is popularly known as Razia Sultan
in medieval history. इल्तुतमिश के ये डिसीजन से कई कॉन्जर्वेटिव नोबल्स जो कि काफ़ी पावरफुल थे वो खुश नहीं थे। इसीलिए उसके डेथ के बाद जो नोबल्स थे उन्होंने इल्तुतमिश के एक सन रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राजा बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह में राजा होने की कोई क्वालिटीज़ नहीं थी। He was extremely careless and fun-loving. He did not pay attention to the matters of the administration of the Sultanate and he neglected the welfare of the people. So, people demanded an able and caring administrator, and so they made Razia the ruler of the Sultanate. रज़िया एक डायनेमिक यानी कि गतिशील रूलर थी। वो एक प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील थिंकर भी थी। सो शी थ्रू ऑफ हर फीमेल अटायर एंड द वेल एंड पुट ऑन अ कोट एंड अ कैप। मेल रूलर्स की जैसे ही वह एलिफेंट पर सवारी करती थी, हंटिंग पर जाती थी और आर्मी को लीड करती थी। She was successful in establishing law and order in her kingdom. रज़िया सुल्तान का रूल शॉर्ट और फुल ऑफ प्रॉब्लम्स का था। नोबल्स उन्हें हेट करते थे क्योंकि वह एक सबसे पहली फीमेल रूलर थी। वो लोग अपने हाथ में पावर्स चाहते थे। So the 40 nobles could not tolerate a woman's rule. उन लोगों ने रज़िया के खिलाफ साजिश की और उसे दिल्ली के बाहर बैटलफील्ड पर ही मार दिया। रज़िया डाइड लाइक अ ब्रेव सोल्जर। उसकी टोम्ब यानी कि उसकी कब्र दिल्ली में तुकाराम गेट पर बनाई गई है। रज़िया के डेथ के बाद सल्तनत के रूल में कई सारे प्रॉब्लम्स आए। 1240 to 1266 एडी के बीच दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस आए। Many kings came to the throne between the period of 1246 to 1266. 1246 to 1266 एडी तक नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का दूसरा सन था, उसने नोबल्स के सपोर्ट से रूल किया, बट ही वॉज टोटली इनकैपेबल एंड अ मियर पपेट इन द हैंड्स ऑफ द नोबल्स। ड्यूरिंग Nasiruddin's rule, Balban controlled the administration despite opposition from other rulers and other nobles. Ghiyasuddin Balban, he was the next ruler and he ruled from 1266 to 1287 AD. He came to power in 1266 AD. He was an able ruler and proved to be the most powerful ruler of slave dynasty. उसने अपनी तरह से आर्मी को रीऑर्गेनाइज करके स्ट्रेंथन किया। He led many campaigns against the local rulers and defeated them. Balban also successfully guarded the north-western borders against the Mongol raids. बलबन चाहता था कि राजा की पोजीशन हाई हो और उनको उच्च सम्मान दिया जाए। इसलिए उन्होंने अपने राज्य में सिजदा और पैबोस का पर्शियन कस्टम इंट्रोड्यूस किया। सिजदा से मतलब है कि जब राजा दरबार में आए तो सब प्रजा उन्हें घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाए, और पेबोस का मतलब ये है कि पब्लिक को सुल्तान के कदमों को चूमना होता है। इस कस्टम को इंट्रोड्यूस करने पर बलबन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। वहाँ के कॉमन पीपल का मानना यह था कि ये कस्टम सिर्फ
भगवान के लिए ही होता है। And therefore they considered it to be un-Islamic. जब बलबन की डेथ हुई तब तक दिल्ली में टर्किश रूल फॉर्मली एस्टैब्लिश हो गया था, लेकिन बलबन के सक्सेसर्स वीक थे, इसलिए पावर एक बार फिर से नोबल्स के हाथों में चला गया। अब दिल्ली की थ्रोन पर खिलजी नोबल्स ने अपना हक जमा लिया।